हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब घर पर सुरक्षित होंगे। आज मैं सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 मांग तथा पूर्ति का सिद्धांत आपको समझाऊंगा। और ये चैप्टर समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 5 जो कि इकोनॉमिक्स में इतने वेटेज नहीं रखते, यानी कि कुछ 10% इनमें से क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब क्वेश्चन चैप्टर सेकंड, थर्ड और फोर में से ही आते हैं, तो हमको ज़्यादा ध्यान उन पर देना होगा। तो चलिए आज हम मांग का नियम तथा लोच, मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज आज का चैप्टर शुरू करते हैं। इस यूनिट में मांग का अर्थ समझेंगे तथा मांग के निर्धारण तत्वों के बारे में भी पढ़ेंगे। मांग का नियम क्या है वो भी समझेंगे। मांग वक्र के साथ संवहन तथा मांग वक्र के मुड़ाव के बीच अंतर है वो भी समझेंगे। मांग की लोच की परिभाषा तथा मापन करेंगे। ये पहले हमको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर हम चैप्टर पढ़ने के बाद ये देखेंगे तो हमें लगेगा हाँ ये सब पढ़ा हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं है। ये पहले बिंदु दिए हुए हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए इसमें। और ये चार्ट है, ये चार्ट इसमें पूरी तरह ये समझाया गया है कि क्या मांग के पूर्वानुमान, ये विधियाँ हैं। मांग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे और पूर्ति के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर के यहाँ पर जो सारांश है जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे काल्पनिक परिस्थिति है। इस परिस्थिति यानी कि ये आईसीआई का इस परिस्थिति को देने का एक ही उद्देश्य है कि बच्चे को ये पढ़कर पता चल सके कि अगर वो भी अगर एक कंपनी चलाए और उसके समक्ष कई चुनौतियाँ आए तो वो नीचे दिए गए चैप्टर को पढ़कर उन चुनौतियों का उत्तर दे सकता है। तो चलिए हम ये काल्पनिक परिस्थिति पर विचार करते हैं। अरोमा टी लिमिटेड अपने व्यवसाय के विविधीकरण का विचार कर रही थी, यानी कि एक कंपनी है जो अपने व्यवसाय के विविधीकरण यानी कि उसको बढ़ाने की, बड़ा करने पर विचार कर रही थी। संचालक मंडल की सभा बुलाई गई। जो कंपनी है उसके संचालक मंडल की सभा बुलाई गई। विचार विमर्श करते समय आरोगा टी लिमिटेड ने सीईओ राजीव अग्रवाल ने विपणन अध्यक्ष संजीव भंडारी से पूछा, आप क्या सोचते हैं, क्या हमें ग्रीन टी में प्रवेश करना चाहिए? तो आरोमा टी लिमिटेड ने एक संचालक बैठक बुलाई और उस संचालक बैठक में उन्होंने राजीव अग्रवाल ने संजीव भंडारी से पूछा, यानी कि जो विपणन अध्यक्ष है उनसे पूछा कि क्या हमें ग्रीन टी में प्रवेश लेना चाहिए। यानी कि वो एक नए उत्पाद को बाज़ार में लॉन्च करना चाहते हैं और क्या ये इस उत्पाद के लॉन्च से क्रेता हमारी ओर कितने आकर्षित होंगे, हमारे मांग कितनी होगी, ये सब इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ग्रीन टी में प्रवेश, बाज़ार की नब्ज़ क्या कहती है, यानी कि बाज़ार की मांग क्या कहती है, क्रेता किस ओर चाहते हैं, ये उनके ऊपर उनसे बातचीत करके ये पता करना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कितना अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। इस बाज़ार में सब कुछ कौन कौन है, यानी कि क्या क्या है इसमें, वो किस बात किस किस प्रकार ग्रीन टी की मांग ब्लैक टी की मांग को प्रभावित करेगी, यानी कि जो ये पहले टी बेच रहे इस टी को किस प्रकार प्रभावित करेंगी। क्या ग्रीन टी एक विलासिता की सामग्री, यानी कि विलासिता यानी कि जो कि ऊंचे लोग, यानी कि जिसकी आय अत्यधिक होती हैं, जो वो लोग इसे खरीदें, यानी कि विलासिता ही इसका कहने का मतलब है। क्या ये एक विलासिता सामग्री है, यानी कि विलासिता यानी कि जो गरीब, यानी कि दुनिया में गरीब ज़्यादा है और अमीर कम है, तो इससे इनकी इतनी मांग नहीं बढ़ेगी, इसलिए ये क्या विलासिता की तो नहीं है यहाँ। अब ये एक आवश्यकता बन गई है, अगर आवश्यकता है तो इनकी मांग ज़्यादा होगी। ग्रीन टी के लिए मांग के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि निर्धारक तत्व, यानी ये किससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। क्या कॉफ़ी पीने वाले, सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले ग्रीन टी के और शिफ्ट होंगे, यानी कि ये कहना चाहता है कि क्या जो
कॉफ़ी पीते हैं वो क्या ग्रीन टी की ओर आएंगे या नहीं आएंगे। इन प्रश्नों के प्रति उत्तर हमें भली प्रकार समझने में मदद करेगा कि कैसे बाजार में अपने ब्रांड का मूल्य तथा स्थिति बनेगी। इन प्रश्नों का उत्तर हम ये चैप्टर पढ़कर ही दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आगे ये और दिया हुआ है कि फर्म के एक उपकर्मी के रूप में, मैं साथ साथ में अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। फर्म के एक उपकर्मी के रूप में या कंपनी के प्रबंधक के रूप में आपको ऐसी बहुधा परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जिसमें आपको उपरोक्त की तरह प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एक कंपनी प्रबंधक हैं तो आपके सामने ऐसी समस्या आना स्वाभाविक है और इन समस्याओं का उत्तर जानने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना आवश्यक है। बाजार प्रणाली बाजार तंत्र व्यवस्था द्वारा संचालित होती है। यानी कि बाजार प्रणाली यानी कि ये बाजार है, ये बाजार की व्यवस्था ही द्वारा संचालित होती है। एक बाजार प्रणाली में किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। चूँकि व्यावसायिक फर्म बाजार में बेचे जाने के लिए माल तथा सेवाओं का उत्पाद करती है। व्यावसायिक फर्में जो माल बेचने के लिए सेवा का उत्पाद करती है और जबकि क्रेता उसकी मांग करते हैं जो फर्मों द्वारा बनाया जाता है। विक्रेता उस बाजार की आपूर्ति पक्ष को बनाते हैं, यानी कि विक्रेता उन क्रेताओं को आपूर्ति देते हैं, यानी कि वो माल बेचते हैं। वह माल को एक निर्दिष्ट मूल्य पर उपभोक्ता खरीदते हैं। बाजार के आकार का निर्धारण करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ तक फर्म का प्रश्न है, बाजार का आकार उसके भविष्य का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। यानी कि भविष्य का एक निर्धारक तत्व है बाजार की मांग, यानी कि अगर जितनी बाजार की मांग अधिक होगी भविष्य में वो व्यवसाय उतना ही अत्यधिक चलेगा। मांग तथा पूर्ति के सिद्धांत की एक व्यापक समझ किसी भी व्यवसायी फर्म के लिए आवश्यक है। यानी कि प्रत्येक व्यवसायी को जो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है तो उसे मांग तथा पूर्ति के सिद्धांत की व्यापक समझ होनी आवश्यक है। चलिए अब चैप्टर हमारा शुरू होता है। मांग का अर्थ। मांग की विचारधारा वस्तु अथवा सेवा, वस्तु या सेवा ये दोनों भी हो सकती हैं, और वस्तु सेवा की उस मात्रा को व्यक्त करती है। उस मात्रा यानी कि मांग, जो क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा है, यानी कि मांग की विचारधारा वस्तु अथवा सेवाओं की उस मात्रा को व्यक्त करती हैं जो उपभोक्ता एक समय अवधि में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करने के इच्छुक तथा योग्य हो। यानी कि व्यक्ति इनको खरीदने के लिए इच्छुक होना चाहिए तथा योग्य भी होना चाहिए। योग्य मतलब उसके पास उसके बदले में कुछ प्रतिफल देने की क्षमता होनी चाहिए, और जितने वो एक निर्दिष्ट समय में वो जितनी मात्रा खरीदता है वो मांग कहलाती है। ठीक है, ये भी उल्लेखनीय है कि अर्थशास्त्र में मांग क्रय की इच्छा से कहीं अधिक होती है। ये पॉइंट समझने योग्य है कि अर्थशास्त्र में कहाँ गया पॉइंट, एक मिनट। हाँ, कि अर्थशास्त्र में मांग क्रय की इच्छा से कहीं अधिक होती हैं। यानी कि हमारी इच्छा अधिक होती है कि अर्थशास्त्र में मांग हमारी अधिक होती है लेकिन क्रय की इच्छा कम होती है। यानी कि मांग अधिक होती है लेकिन क्रय की इच्छा कम होती है, क्योंकि इतने हम ज़्यादा खरीदते नहीं हैं जितनी हमारी मांग होती है। ठीक है, उदाहरण, यद्यपि इच्छा इसका एक तत्व है, ये केवल इसका एक तत्व ही है हमारी मांग का। ठीक है, उदाहरण के लिए एक भिखारी भोजन की इच्छा रख सकता है, उसको भोजन की इच्छा हर कोई रख सकता है, यानी ठीक है कि भिखारी भी रख सकता है, लेकिन इसके क्रय के साधनों के अभाव में उसकी मांग प्रभावी नहीं होती। लेकिन इसके पास इच्छा है लेकिन इसके पास साधन नहीं है, यानी कि पैसा नहीं है जिस भोजन खरीद सके। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इच्छा अधिक है लेकिन क्रय की शक्ति नहीं होने के कारण ये मांग नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार किसी वस्तु की प्रभावी मांग, इच्छा, क्रय शक्ति के साधन, उस क्रय शक्ति के उन साधनों के प्रयोग हेतु इच्छा, यानी कि एक मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। इस इच्छा होनी चाहिए उस वस्तु के, और क्रय के साधन यानी कि हमारे पास पैसे होने चाहिए, उस क्रय के लिए उन साधनों के प्रयोग हेतु इच्छा होनी चाहिए, यानी कि विलिंगनेस भी होनी चाहिए। इस इच्छा में ये 3 तत्व समाहित होते हैं। जब तक इच्छा का क्रय शक्ति या भुगतान करने की योग्यता द्वारा समृद्ध नहीं किया जाता, भुगतान करे की इच्छा,
यानी कि जब तक इच्छा का क्रय शक्ति या भुगतान करने की योग्यता द्वारा समर्थ नहीं किया जाता, भुगतान करे की इच्छा ये मांग का सर्जन नहीं करती। अकेली प्रभावी मांग आर्थिक समीक्षा तथा व्यावसायिक निर्णय में सामने आएगी। मांग की गई मात्रा में दो बातें नोट की जानी चाहिए, यानी कि दो बातें। मांगी गई मात्रा एक निर्दिष्ट मूल्य पर सदैव ही अभिव्यक्त की जाती, यानी कि एक मूल्य पर ही मात्रा मांगी जाती है। वस्तु की विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं की सामान्य मांग की जाती है और विभिन्न मूल्यों पर वस्तुओं की सामान्य मांग की जाती है। मांगी गई मात्रा एक प्रवाह है। ये यहाँ पर ध्यान रखने योग्य पॉइंट है कि मांगी गई मात्रा प्रवाह है। हम एक अकेले क्रय से संबंधित नहीं है, वरन क्रय एक निरंतर प्रवाह है, यानी कि हम अकेले नहीं है। इसे सभी जगह कोई क्रय ये किसी के लिए बाधित या किसी के लिए एक के लिए नहीं है, ये सब के लिए कोई चाहे वो कर सकता है। ठीक है। समय की एक अवधि के प्रति इतनी अर्थात 1000 दर्जन संतरे, यानी कि ये कह रहा है कि भाई कोई अकेला नहीं खरीद सकता, सभी खरीद सकते हैं। अब मांग का निर्धारण कैसे करेंगे? किसी उत्पाद के लिए मांग के निर्धारण तत्वों की जानकारी तथा मांग में उसके निर्धारण तत्वों के बीच संबंध की प्रकृति उसके उत्पाद के लिए बाजार की मांग के अनुभव हेतु एक व्यवसायिक फर्म के लिए आवश्यक होती है। यानी किसी उत्पाद के लिए मांग के निर्धारक तत्वों की जानकारी एक व्यवसाय के लिए आवश्यक होती हैं। ऐसे अनेक घटक होते हैं जो कि वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। ये सभी घटक समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि अनेक घटक हैं जो वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, जैसे उपभोक्ता की आय है, प्रकृति है, वस्तु की स्थापनाक वस्तु हैं, ये सब। ठीक है। साथ ही इनमें से कुछ घटकों को सरलतापूर्वक मापा नहीं जा सकता या गणना भी नहीं की जा सकती। वह महत्वपूर्ण घटक जो मांग का निर्धारण करते हैं नीचे दिए गए हैं, यानी कि मांग का निर्धारण करने वाले ये घटक हैं। वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की प्रत्याशाएं, अन्य घटक उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं, संबंध वस्तुओं का मूल्य, उपभोक्ता की आय, वस्तु का मूल्य। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य से विपरीत रूप से संबंधित होते हैं। स्पष्ट है कि किसी वस्तु में हुई वृद्धि उसके क्रय में कमी लाती है तथा इसके विपरीत होने पर क्रय में वृद्धि होती है। आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों के कारण, यानी कि जब वस्तु का मूल्य, यानी कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। यही मांग का नियम है और यही आपको ध्यान में रखता है। ठीक है। यहाँ पर इनके बीच विपरीत संबंध होता है। वस्तु के मूल्य तथा मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, यानी कि अगर वो बढ़ेगी तो ये घटेगी, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये इसे विपरीत संबंध कहते हैं। संबंध वस्तु के मूल्य, यानी कि संबंध वस्तुएं इसमें दो प्रकार की होती है, एक पूरक वस्तु और एक स्थापनाक वस्तु। पूरक वस्तु वह वस्तुएं जो एक के साथ उपयोग की जा सकती है, यानी कि अगर एक नहीं है तो दूसरी की कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे चाय और चीनी। चाय चीनी के बिना कुछ काम की नहीं है। जो एक उदाहरण के लिए चाय, चीनी, पेट्रोल, कार, पेन, स्याही, जब जब वस्तुएं पूरक होती हैं, यानी कि अगर जब वस्तुएं पूरक होती हैं तो एक वस्तु के मूल्य में कमी आने पर दूसरे की मांग में वृद्धि होगी। यानी चाय और चीनी की बात कर लेते हैं। अगर चाय के मूल्य में कमी आएगी तो चीनी की मांग में वृद्धि होगी। कैसे कि अगर उसको लगता है कि इसके भाव में बढ़ रहे हैं और वो भी भाव बढ़ेंगे तो इसलिए उसमें वृद्धि होती है। ठीक है। इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर एक की मांग में वृद्धि हो रही थी तो दूसरे की प्राइस में कमी हो रही है, यानी कि दोनों के मध्य विपरीत संबंध है। तो स्थापना वस्तुओं में विपरीत संबंध होगा। थोड़ा साफ दिखाई दे तो फिर शुरू करते। दो वस्तुओं को, ये तो हो गया ना।
ठीक है, अब बात करते हैं स्थापना वस्तु की। स्थापना वस्तु है उस वस्तु को कहेंगे जब वह किसी दूसरे के स्थान पर सरलतापूर्वक काम लाई जा सकती है, यानी कि किसी दूसरे के स्थान पर उसको यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि पेंसिल की जगह हम पेन यूज़ ले सकते हैं, चाय की जगह कॉफ़ी यूज़ ले सकते हैं ना। जब वस्तु स्थापना होती हैं तो अन्य बातें, ये तो आपको ध्यान ही होगा कि अन्य बातें समान रहेगी, जैसे उपभोक्ता की आय है, वस्तु की कीमत, वस्तु की अन्य वो स्थापना वस्तु हैं, ये सब स्थिर रहेगी। उनमें से एक के मूल्य में कमी आने पर उनके स्थापना की मांग, जैसे कि ये कह रहा है एक वस्तु की कमी, यानी कि चाय की चाय के मूल्य में कमी आने पर उसके स्थापना की, यानी कि कॉफ़ी की मांग की मात्रा में गिरावट आएगी। तो एक के मूल्य में कमी आएगी तो उसके दूसरे के मूल्य में गिरावट आएगी। यहाँ पर आपको दोनों में एक गिरावट दिख रही है, यहाँ पर पॉजिटिव संबंध है, ना कि विपरीत संबंध है। उदाहरण के लिए यदि चाय का मूल्य गिरता है तो लोग उसको कॉफ़ी के स्थान पर भी पीने लगेंगे और उसकी अधिक मांग करेंगे और कम कॉफ़ी खरीदेंगे, तथा अर्थात चाय की मांग बढ़ेगी और कॉफ़ी की मांग कम हो जाएगी। अतः किसी उत्पाद के लिए मांग तथा उसके स्थापना के मूल्य के बीच प्रत्यक्ष या धनात्मक संबंध होता है। उपभोक्ता की आय, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की मौद्रिक आय पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की आय, अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की मौद्रिक वस्तु की मांग उपभोक्ता की मौद्रिक आय पर निर्भर करती है, यानी कि जितनी उपभोक्ता की आय होगी उतना ही उपभोक्ता उस वस्तु की मांग करेगा। उपभोक्ता की क्रय शक्ति उसकी आय के स्तर द्वारा निर्धारित। अधिकांश मामलों में उपभोक्ता के औसत मौद्रिक आय जितनी अधिक होती है, किसी वस्तु में मांगी गई मात्रा भी उतनी अधिक होगी, यानी कि जितनी हमारी आय होगी हम उतने ज़्यादा ही, जितनी ये आय इनकम जितनी हमारी अधिक होगी, क्वांटिटी भी हम उतनी ही अधिक मांगेंगे, और अगर हमारी आय कम होगी तो क्वांटिटी भी हम कम मांगेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों जगह वृद्धि वृद्धि हो रही है, यानी कि इसमें हमारे कौन सा संबंध है, पॉजिटिव संबंध है। ठीक है, अधिकांश मामलों में उपभोक्ता के औसत मौद्रिक आय जितनी अधिक होगी उतनी ही मांग अधिक होगी। ठीक, औसत यानी कि कुछ जगह ये होता है और कुछ जगह क्या आएंगे, जैसे कि अगर हम जितने अगर हमारी आय बढ़ेगी हम उन कुछ वस्तुएं जो घटिया किस्म की हैं उनको उनकी मांग कम करेंगे और विलासिता वस्तुओं की ओर मांग अधिक करेंगे। तो यहाँ कुछ हद तक ये सही है और आगे चलकर ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध की प्रकृति उपभोक्ता माल की प्रकृति पर निर्भर करती है। देखो यहाँ पर ये कह दिया है कि ये प्रकृति पर निर्भर करती हैं, यानी कि जो माल कैसा है उसके हिसाब से उसकी डिमांड की जाएगी। अधिकांश उपभोक्ता माल सामान्य माल की श्रेणी में आते हैं, यानी कि सामान्य माल कि में तो क्या है, जितनी आय बढ़ेगी उतनी मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, जैसे घरेलू फर्नीचर है, कपड़े हैं, गाड़ियाँ हैं, इनकी भी मांग अत्यधिक करेंगे। इनकी आय बढ़ने के साथ साथ कपड़े हैं, मूल आवश्यकता को संतुष्टि करेंगे। ठीक है, तथा समाज में सभी व्यक्तियों द्वारा उपभोग किए जाते हैं। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन यद्यपि इन आवश्यकताओं के लिए मांग में वृद्धि उत्पन्न करेंगे, लेकिन वह वस्तु आय में वृद्धि के अनुपात की अपेक्षा कम रहेगी। इसका कारण है कि लोग पहले से अधिक मालदार हो जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे इनकी आय बढ़ेगी लोग घटिया किस्म की मांग को कम करेंगे। इसका कारण यह है कि लोग मालदार होते जा रहे हैं। सर्वांगीण उपभोग पिटारे में खाद्य तथा अन्य गैर टिकाऊ माल के महत्व की सापेक्षा कमी आती है तथा टिकाऊ माल में वृद्धि आती है, जैसे टीवी, यानी कि गैर टिकाऊ है उनके माल में उनकी आय बढ़ेगी तो उनमें कमी आएगी और तथा टिकाऊ वस्तुएं उसकी मांग में वृद्धि होगी। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसके लिए मांगी मात्रा आय के एक निर्दिष्ट स्तर तक बढ़ती है, यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसकी मात्रा एक निश्चित स्तर तक बढ़ती है, यानी कि आय के बढ़ने के साथ साथ एक निश्चित स्तर तक बढ़ती है तथा इस स्तर के परे मौद्रिक आय में वृद्धि के साथ घटती है तथा इस स्तर के बाद वो एक मौद्रिक आय
में वृद्धि के साथ घटती है, यानी कि जितनी आय बढ़ेगी उससे उसके साथ साथ ही वो घटती जाती है। इन मामलों को निकृष्ट माल कहा जाता है। एक ही माल एक स्थिति के लिए सामान्य हो सकता है यानी तथा किसी अन्य स्थिति में निकृष्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के लिए बाजरा एक निकृष्ट माल हो सकता है। यानी कि हम बात कर लेते हैं, हम हमारे घर पर अगर आय हमारे पहले मान लेते हैं कि हम बाजरा खरीदते हैं, अगर हमारी आय बढ़ेगी हम थोड़ा अधिक बाजरा खरीदेंगे, और आय बढ़ेगी तो हम बाजरे की जगह कुछ अच्छा खाने की कोशिश करेंगे और बाजरे की मांग में कमी करते हैं। ठीक है। विलासिता मालों तथा प्रतिष्ठा मालों के लिए मांग तथा उपभोक्ता की आय एक निर्दिष्ट स्तर के परे उत्पन्न होती हैं तथा जैसे जैसे आय बढ़ती है ये भी बढ़ती हैं। व्यावसायिक प्रबंधकों को माल की प्रकृति के बारे में पूर्णतः सतर्क रहना चाहिए जब तक उत्पाद करते हैं कि पर तथा उपभोक्ता आयु में परिवर्तन के साथ मांगी गई मात्रा के संबंध की प्रकृति के प्रति अन्य उत्पादों के लिए चालू तथा साथ ही भावी मांग के आकलन के लिए को व्यापक अर्थशास्त्रों में समय को मान्यता देनी चाहिए जो उपभोक्ता की आय को प्रभावित करती हैं। यानी कि व्यावसायिक प्रबंधक को माल की प्रकृति के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए तथा उपभोक्ता की आय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो किस प्रकार की वस्तु की डिमांड करेंगे, इनके बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। आज हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया नहीं आया मुझे कमेंट करके बताइए, और आप किस तरह और आगे यानी कि कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। आगे हम उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं कल शुरू करेंगे, और मैं इसके नोट्स जो मैंने सीए फाउंडेशन में बनाए थे वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे अगली क्लास में।